नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पॉवर्टी गरीबी पर, जिसको हम कक्षा 11 की पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास और कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसके अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती से चर्चा करेंगे। साथ ही इनसे संभावित प्रश्नों पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलते हैं आज के इस टॉपिक पर, जिसका नाम है पॉवर्टी गरीबी। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक कथन है जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का है, जिन्होंने संविधान सभा को संबोधित करते हुए 1947 में कहा था कि स्वतंत्रता की प्राप्ति तो एक कदम मात्र है, एक सुअवसर का आरंभ मात्र है। अभी और बहुत सी महान उपलब्धियां, विजय उत्सव हमारी प्रतीक्षा में है, और इनमें है निर्धनता, अज्ञान, रोग और अवसरों की असमानताओं के उन्मूलन के उत्सव। तो कहीं ना कहीं इस कथन के माध्यम से स्पष्ट होता है कि जब संविधान सभा को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संबोधित कर रहे थे तो उसमें कहीं ना कहीं एक शब्द निर्धनता का भी आया था, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तब भारत के सामने निर्धनता भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसलिए निर्धनता को दूर करना विशेष रूप से भारत के सामने एक चुनौती भरा कार्य था। आगे हम इसमें चलें तो देखते हैं कि अब तक किन किन व्यक्तियों ने जो गरीबी से संबंधित अनुमान है उसके प्रयास किए हैं। उसमें सबसे पहला नाम आता है दादा भाई नौरोजी का, जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व भारत में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने निर्धनता रेखा की अवधारणा पर विचार किया था। यानी इन्होंने राष्ट्रीय आय संबंधित, निर्धनता संबंधित आंकड़े उपलब्ध करवाए थे। उन्होंने जेल में कैदियों को दिए जा रहे भोजन का बाजार कीमतों पर मूल्यांकन कर जेल की निर्वाह लागत का आंकलन किया था। किंतु बंदी गृह में तो प्राय वयस्क व्यक्ति ही होते हैं, जबकि वास्तविक समाज में बच्चे भी सम्मिलित होते हैं। अतः इस जेल निर्वाह लागत में कुछ परिवर्तन कर उन्होंने निर्धनता रेखा तक पहुंचने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने ये माना कि कुल जनसंख्या में 1/3 संख्या बच्चों की होती है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे पहले एक प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम गरीबी संबंधित आंकड़े या अनुमान प्रस्तुत करने का कार्य किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसके अलावा कुछ अनुमानकर्ता और हैं। प्रश्न इनके नाम से संबंधित भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा गरीबी संबंधित अनुमान प्रस्तुत नहीं किए थे। तो ये नाम आपको ध्यान में रखने, जिसमें है BS मिन्हास, PK वर्धन, MS अहुलवालिया और VM दांडेकर एवं NK रथ। तो ये सारे के सारे नाम आपको ध्यान में रखने, जिसमें प्रमुख रूप से है दादा भाई नौरोजी। इसके आगे हम बात करें निर्धनता रेखा की, तो यहाँ हम समझेंगे निर्धनता रेखा क्या है, ऐसा कौन सा एक स्तर होगा, ऐसी कौन सी लाइन होगी जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति गरीब है। तो निर्धनता रेखा पर बात करें तो आए अब इसका परीक्षण करें। और निर्धनता रेखा कैसे निर्धारित होती है? निर्धनता मापन की कई विधियां होती है। एक विधि है न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान का निर्धारण करने वाली विधि, और योजना आयोग के द्वारा ग्रामीण व्यक्तियों को 2400 कैलोरी तथा शहरी व्यक्तियों को 2100 कैलोरी का न्यूनतम उपभोग मिलना चाहिए। ये डाटा आपको ध्यान में रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है। जो ग्रामीण क्षेत्र में जरूरी है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी, और शहरी क्षेत्रों में है 2100 कैलोरी। तो ये दोनों डाटा आपको ध्यान में रखना। और यहाँ आप देख पा रहे हो कि ग्रामीण क्षेत्र में जो कैलोरी है वो ज़्यादा, तो ये माना जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए उनको कैलोरी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों में 816 प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग के रूप में तथा शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये आंकड़ा भी आपको ध्यान में रखना है। विशेष रूप से अगर प्रतिदिन के हिसाब से पूछा जाए तो इनमें 30 का भाग देकर प्रतिदिन के हिसाब से भी आपको ये मान निकाल सकते हो। और साथियों ये ध्यान में रखना, ये जो भी मान दे रखा है वो योजना आयोग के द्वारा है, और किसकी रिपोर्ट के अनुसार? सुरेश तेंदुलकर की रिपोर्ट के अनुसार ये है। तो बिल्कुल ये 816 और 1000 रुपये बिल्कुल ध्यान में रखना। और विशेष रूप से यहाँ देखिएगा आप कि 816 जो ग्रामीण क्षेत्र का है तो वो कम है, और जो शहरी क्षेत्र का 1000 वो अधिक है, क्योंकि ये माना जाता है कि शहरी क्षेत्र में ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए ये मान थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया है 1000 वाला। तो ये आपको सुरेश तेंदुलकर की रिपोर्ट के अनुसार है।
ये डाटा आपको ध्यान में रखना है। यद्यपि हमारी सरकार निर्धन परिवारों की पहचान के लिए मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को परिवार की आय के द्योतक के रूप में प्रयोग करती है। MPCE ये ध्यान में रखना, मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय यानी किसके आधार पर गरीबी की जो निर्धनता रेखा है वो निर्धारित की गई है, उपभोग व्यय के आधार पर। जैसा कि ऊपर आपने 816 देखा और 1000 रुपये आपने देखा है। पर आप इस विधि को इस देश में निर्धन परिवारों की पहचान का उपयुक्त तरीका मानते हैं, ये आपके एक विचार लिए गए हैं। अब ये देखिए 1973-74 में ये संबंधित आंकड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में 49.63 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह था, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये था 56.64 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह। 1973-74 का ये आंकड़ा बोल रहा है, तो थोड़ा सा ये डाटा ज़्यादा जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपको ये जो 2011-12 का 816 और 1000 वाला बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तेंदुलकर 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में 27.20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में है 33.33 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ये डाटा आपको ध्यान में नहीं रखना, क्योंकि ये अब 816 में 30 का भाग दोगे तो लगभग ये 27.20 आएगा, और 1000 रुपये में 30 का भाग दोगे तो ये 33.33 लगभग आएगा। ये डाटा बिल्कुल एक जैसा है, ये सुरेश तेंदुलकर के अनुसार है। इसके साथ साथ एक रिपोर्ट और ध्यान में रखनी आपको रंगराजन समिति की, जो कि 2014 की है, जिसमें 2011-12 के आधार पर आंकड़े उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 32 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है और शहरी क्षेत्रों में 47 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के रूप में ये माना गया। जबकि तेंदुलकर की बात करें तो देखो 27.20 रुपये और शहरी क्षेत्रों में है 33.33 है। तो रंगराजन के जो डाटाज हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। और अब आप देखोगे रंगराजन के अनुसार जो गरीबी का प्रतिशत दे रखा है, ग्रामीण क्षेत्रों में है 30.9 और शहरी क्षेत्रों में है 26.4 और कुल है 29.5%। तेंदुलकर के अनुसार गरीबी कितनी है उसको आगे हम टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे। आपसे पूछा जाए साथियों कि भारत में गरीबी कितनी है, तो आपको तेंदुलकर के आंकड़े लेने हैं, न कि रंगराजन के। और जबकि आपको रंगराजन के पूछे कि रंगराजन के आधार पर गरीबी कितनी है 29.5, तब आपको 29.5 लेना है। और ये नहीं पूछे कि तेंदुलकर है या रंगराजन है, सिर्फ आपसे पूछे कि भारत में गरीबी का प्रतिशत कितना है, कितना ये जो उपभोग व्यय पर आधार पर कितने रुपए निर्धारित किए हैं, तो आपको तेंदुलकर की आंकड़े ही लेने हैं। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि योजना आयोग ने तेंदुलकर के आंकड़ों को स्वीकार किया है। इसके बाद हम आगे चलें। निर्धनता विषयक आधिकारिक आंकड़े नीति आयोग उपलब्ध करवाता है। ये आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO, यह संगठन अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बन गया है। NSSO को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बना दिया गया है, द्वारा उपभोग व्यय के आधार पर आंकलित किए जाते हैं। बिल्कुल ध्यान में रखना, उपभोग व्यय के आधार पर ये इकट्ठे किए जाते हैं। चार्ट में आगे हम बात करेंगे, उसमें देखेंगे 1973-2012 की अवधि में भारत में निर्धनों की संख्या तथा जनसंख्या में उनका अनुपात दर्शाया गया है। वर्ष 1973-74 में 320 मिलियन से अधिक व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे थे। 1973-74 की बात करें 320 मिलियन 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वर्ष 2011-12 में ये संख्या कम होकर 270 मिलियन रह गई है। बिल्कुल ये आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है कि 2011-12 में अगर गरीब व्यक्तियों की संख्या को देखें तो 270 मिलियन रह गई है। ये आपको थोड़ा सा डाटा आपको ध्यान में रखना है। आनुपातिक दृष्टि से बात करें तो 1973-74 में कुल जनसंख्या का 55% निर्धनता रेखा से नीचे था। यह अनुपात वर्ष 2011 में 22% रह गया है। ये 22% जो आंकड़ा बोला जा रहा है ये सुरेश तेंदुलकर की रिपोर्ट के अनुसार है, जो कि मुख्य है 21.9 है, बल्कि आपकी जो किताब में NCERT में पूरी डिजिट ले रखी है 22%, वास्तविक है ये 21.9। तो आपको 22% के स्थान पर 21.9 भी मिल सकता है, थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखना है। और ये 11-12 वाला आंकड़ा बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। 1973-74 में 80% से अधिक निर्धन ग्रामीण क्षेत्रों में
बसे थे। तो यहाँ आपको जो 1973-74 में 55% निर्धनता रेखा है, निर्धनता से नीचे बताए गए हैं, जबकि 2011-12 में 22%। ये 22% वाला आंकड़ा बिल्कुल आपको याद रखना है। और 2011 में जो गरीबों की संख्या 270 मिलियन रह गई है, उसको भी डाटा को आपको ध्यान में रखना है। आगे हम चलें, इसमें ये आपके सामने एक टेबल दे रखी है, जिसमें देखो आप ऊपर लिख रखा है तेंदुलकर प्रणाली के अनुसार, तेंदुलकर के अनुसार ये दे रखा है। तो इसमें 1993-94 के आंकड़े दे रखे हैं, 2004-05 के, 2009-10 के और 11-12 के। तो आपको 11-12 के तो बिल्कुल ही ध्यान में रखने हैं, बाकी आप ये सारे ध्यान में रख सको तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये इनकी संख्या दे रखी है, ग्रामीण क्षेत्रों में 217 करोड़ है और शहरी क्षेत्रों में 53 करोड़ है। और ये है टोटल, अगर हम बात करें तो 270 करोड़ के आसपास है। ये देखें अपन आंकड़ा, ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी का अनुपात है वो है 26 और वास्तव में ये है 25.7। तो इसको पूरी डिजिट के रूप में इसको लिया, 25.7 के स्थान पर इसको लिया 26। और ये है 14 वाला है 13.7, जिसको पूरा का पूरा लिया है। और टोटल जो है ये 21.9 है, जिसको 22% लिया है। तो आपके 22 भी हो सकता है, 21.9 भी हो सकता है। और इस टेबल को पूर्णतः आपको ध्यान में रखना है। और आप क्या देख पा रहे हो, धीरे धीरे गरीबी में क्या हुई है, गरीबी के प्रतिशत में क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। जहां हम बात करें 1993-94 में 50% ग्रामीण क्षेत्र में थी, जो कि घटकर 26 के आसपास हो गई। और ये शहरी 32% थी, जो घटकर 14% के आसपास हो गई। टोटल अगर गरीबी का प्रतिशत देखें तो 45% था, जो घटकर 22% के आसपास हुआ है। जबकि हम संख्या के रूप में देखें तो 404 करोड़ था, जो कि घटकर 270 करोड़ हो गया। तो ये टेबल आपको ध्यान में रखना है। और विशेष रूप से 2011-12 का आंकड़ा बिल्कुल आपको ध्यान में रखना। आगे हम चलें साथियों, इसमें हम देखें कि ये एक टेबल दे रखी है 2011 की जनगणना के अनुसार। ये कक्षा 9 की किताब से मैंने ये चित्र लिया है। और उसमें देख रहे हो कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के आधार पर हम देखें तो बिहार जो सबसे अधिक गरीबी का प्रतिशत दे रखा है 33.7, उड़ीसा है 32.6 और असम है 31.9। तो सबसे अधिक अगर गरीब वाले राज्य देखें तो आपको बिहार और उड़ीसा को ध्यान में रखना है। और भारत का हमने आंकड़ा देखा 21.9% है। देखो यहाँ 22 की जगह 21.9 ले रखा है, तो आपको 21.9 वाला ज़्यादा ध्यान में रखना है। और सबसे कम गरीबी का देखें तो केरल है, जिसमें 7.1% है। फिर उसके बाद हम बात करें हिमाचल प्रदेश 8.1, पंजाब 8.3। तो ये जो है सबसे कम गरीबी वाले जो 3 राज्य हैं उनको ज़्यादा ध्यान में रखना है। और सबसे अधिक गरीबी वाले प्रतिशत के रूप में वो आपको ध्यान में रखना है, बिहार, उड़ीसा और असम के रूप में है। तो ये चीज़ें भी आप इस चित्र के माध्यम से देखने का प्रयास कीजिएगा और ये डाटा आपको ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 भारत सरकार के द्वारा ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। आगे इसमें देखें हम, इसमें एक जो निर्धनता का वर्गीकरण किया गया है और वर्गीकरण का आधार देखिए गया, इसमें चिरकालीन निर्धन, अल्पकालीन निर्धन और गैर निर्धन, ये वर्गीकरण किया गया। गैर निर्धन में देखें आप, कोई भी निर्धन नहीं है, ये एक निर्धनता रेखा खींची गई है और इस निर्धनता रेखा से कोई भी निर्धन नहीं है, वो ऊपर की तरफ है, ये देखिए आप। तो इसका मतलब ये गैर निर्धन है। चिरकालीन निर्धन को हम बात करें तो चिरकालीन निर्धन में 2 है, एक तो सदैव निर्धन और एक सामान्य निर्धन की बात की गई है। चिरकालीन लंबे अवधि के, तो सदैव निर्धन तो बिल्कुल ये निर्धनता रेखा से बिल्कुल नीचे है। जबकि सामान्य निर्धन की बात करें तो ये कभी कभार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वो निर्धनता रेखा को छू लेते हैं, अन्यथा वो नीचे की तरफ रहते हैं। अब अल्पकालीन निर्धन की बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक चक्रीय निर्धन और एक अनियमित निर्धन। चक्रीय निर्धन जो कि निर्धनता रेखा पर विचलन करते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, इस प्रकार। जबकि अनियमित निर्धन की बात करें, कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वो निर्धनता रेखा के नीचे आ जाते हैं। तो इस प्रकार आप देखोगे ये 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, चिरकालीन निर्धन, अल्पकालीन निर्धन और गैर निर्धन। चिरकालीन को 2 भागों में, सदैव निर्धन और सामान्य निर्धन। तो इस प्रकार से इनसे संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है।
इसमें देखें हम निर्धनता का वर्गीकरण। निर्धनता के वर्गीकरण की भी कई विधियां हैं। एक विधि के अनुसार तो हम सदा निर्धन, जिसको सदैव निर्धन इस चित्र में लिखा हुआ है, और सामान्यतः निर्धन व्यक्तियों में भी भेद कर सकते हैं। इस सामान्यतः निर्धन वर्ग में वे व्यक्ति आते हैं जिनके पास कभी कभी कुछ धन भी आ जाता है। जैसा आप देख रहे हो कि सामान्य निर्धन वाला, जिसमें कभी कभी ये निर्धनता रेखा को छू लेता है, जिसमें अनियत मजदूर होता है, यानी मजदूरी उसकी नियत नहीं होती, निश्चित नहीं होती, अनियत होती है। तो कभी उसकी मजदूरी अच्छी होती है तो वो निर्धनता रेखा को छू लेता है। इन दोनों वर्गों को मिलाकर हम इसे चिरकालीन निर्धन वर्ग का नाम दे सकते हैं। किसको? सदैव निर्धन तथा सामान्यतः निर्धन को। इसके बाद हम बात करें, एक ऐसा वर्ग भी है जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन वर्गों के बीच झूलता रहता है, जिसको चक्रीय निर्धन हम कह सकते हैं। जिसमें उदाहरण के रूप में देखें, छोटा किसान है या मौसमी मजदूरी यानी मौसम पर आधारित, जैसे किसान खेत में काम करने वाला मजदूर है, जब मौसम अच्छा होता है तो उसको मजदूरी मिल जाती है। इसके बाद हम देखें यदा कदा निर्धन, जो अधिकांश समय धनी रहता है, परंतु कभी कभी उनका भाग्य साथ नहीं देता। इस कारण वो, अब देखें, कभी कभी वो निर्धन के रूप में आ जाता है, जिसको अनियमित निर्धन कहा है या यदा कदा निर्धन कहा गया। कई बार देखो ये निर्धनता रेखा से नीचे आ गया, कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वो गरीबी की स्थिति में आ जाते हैं। तो इन दोनों को अल्पकालीन निर्धन के रूप में देखा गया है। फिर है गैर निर्धन, जो बिल्कुल कभी भी निर्धन नहीं होते। तो इस प्रकार ये एक निर्धनता का वर्गीकरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया। इससे संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद हम देखें, ये एक भारत में निर्धनता 2011-12 में सर्वाधिक असुरक्षित समूहों में वर्गीकृत किया गया है। और ये जो समूह है वो दो भागों में बांटा गया है। एक तो है आपका सामाजिक समूह है, दूसरा आर्थिक वर्ग के रूप में इसको बांटा गया है। तो ये तो आपकी 22% गरीबी रेखा का चित्र दे रखा है आपको, 21.9 या 22% के रूप में भारत में गरीबी का स्तर है। इसमें ये देखिए, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, ये है सामाजिक समूह में बांटा गया है। सर्वाधिक असुरक्षित, जहां आप अनुसूचित जनजाति में गरीबी का स्तर देखोगे 43%, जबकि अनुसूचित जो जाति है उसमें है 29%। इधर जो ये दोनों वर्ग में बांटा गया है, ये आर्थिक वर्ग है, जिसमें अनियत कृषि श्रमिक है जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, जहां गरीबी का स्तर है 34%। दूसरा है अनियत गैर कृषि श्रमिक, जो शहरी क्षेत्र से संबंधित है, वहाँ भी ये 34% के रूप में दिया गया। तो ये दो जो असुरक्षित समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसमें सामाजिक समूह और आर्थिक वर्ग के रूप में इसको बांटा गया। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति, जहाँ 43% के आसपास जो गरीबी का स्तर देखने को मिलता है। इस प्रकार हम आगे चलें। अब हम बात करेंगे निर्धनता निरोधी उपाय पर, जिसमें सरकार के द्वारा दो प्रकार से प्रयास किया गया, दो प्रकार से रणनीति बनाई गई। पहली है आर्थिक समृद्धि को लेकर और दूसरी है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम को लेकर। आर्थिक समृद्धि को लेकर हम देखेंगे तो सरकार का ये मानना है कि आर्थिक समृद्धि जितनी तेज़ गति से होगी, उतनी ही तेज़ गति से उतनी ही हम देखेंगे गरीबी का स्तर नीचा होगा। अगर आर्थिक समृद्धि दर अधिक होगी, देश तेज़ गति से विकास करता है, तो निश्चित रूप से गरीबी का स्तर नीचे को आएगा। तो इसमें हम देखें 1980 के दशक के आरंभ तक सप्ताह समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई और निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं आई। 1950 के दशक के आरंभ में आधिकारिक निर्धनता अनुमान 45% का था और 1980 के दशक के आरंभ में भी वही बना रहा। 1980 के दशक में भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही। समृद्धि दर 1970 के दशक के करीब 3.5% के औसतन से बढ़कर 1980 और 90 के बीच 6% के करीब पहुंच गई थी। विकास की उस दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। ये शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों
को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। तथापि ये संभव है कि आर्थिक विकास से सर्जित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सके। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा से बहुत कम रही है। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा, क्योंकि निर्धन लोगों को एक बड़ा भाग गांव में रहता और कृषि पर आश्रित है। तो कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जाता है कि आर्थिक समृद्धि अगर तेज गति से होगी तो निश्चित रूप से गरीबी के स्तर में कमी आएगी, परंतु कुछ क्षेत्रों में इसका प्रभाव नहीं पड़ा है। अब हम बात करें, इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम की स्पष्ट आवश्यकता थी। यद्यपि ऐसे अनेक योजनाएं जो सरकार के द्वारा संचालित की गई, जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम देखें निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया था, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण है, उनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात करें हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो अधिनियम है 2005 मनरेगा है, जिसको पहले नरेगा बोला जाता था, तो वो है का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में। तो कुछ इस मनरेगा से संबंधित जो प्रश्न है वो पॉइंटों के रूप में पूछा जा सकता है, जिसमें आपको एक एक बिंदु आपको ध्यान में रखना। पहला बिंदु आप रख सकते हो कि इसमें जो रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है वो ग्रामीण क्षेत्र को उपलब्ध करवाया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका को सुरक्षित करने के लिए इसमें गारंटी दी जाती है। और कितने दिनों की दी जाती है? 100 दिनों की। और इसमें हम देखें, इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना, ताकि सूखा, वन कटाई या मिट्टी के कटाव से जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। ये भी महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। 100 दिनों का इसमें रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है और इस रोजगार में 1/3 1/3 है वो महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा जाता है। मनरेगा में और भी हम बात, तो इसमें हम देखें कि इस स्कीम के अंतर्गत 4.78 करोड़ परिवारों को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए क्रमशः 23%, 17% और 53% रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। इसमें 2006-07 में 65 रुपये से बढ़कर 132 रुपये वर्ष 2013-14 में कर दिया गया था। हाल ही में मार्च 2098 में विभिन्न राज्यों में अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर संशोधित कर दी गई है। और ये बात भी ध्यान में रखना, इसमें मजदूरी मिलती है वह अकुशल मिलती है, क्योंकि इसमें स्किल्ड, कुशल का मतलब होता है स्किल, जिसके पास कोई ना कोई कौशल होता है, जबकि जो मनरेगा में काम करता है वो वहाँ अकुशल मजदूरी मिलती है। तो यहाँ हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र से है 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराता है और 1/3 महिलाओं के लिए सुरक्षित करवाया जाता है। बाकी ये जो आंकड़े दे रखे हैं इनको ज़्यादा विशेष रूप से आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। इन राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में मजदूरी दर की सीमा परिसर 281 रुपये प्रतिदिन हरियाणा श्रमिकों के लिए और 168 रुपये प्रतिदिन बिहार और झारखंड श्रमिकों के लिए तय की गई है। तो ये भी आपको विशेष ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको 3-4 बिंदु जो मनरेगा से संबंधित है वही ध्यान में रखने हैं। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष की भी स्थापना इसके अंतर्गत की गई है और इसी तरह राज्य सरकारें भी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का भी हकदार होगा। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। तो पॉइंटों में ये बिंदु भी हो सकता है कि अगर 15 दिन के भीतर अगर उसको रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो उसको क्या मिलेगा? बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो ये आपका मनरेगा था। इसके अलावा एक है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, जिसे 2004 में लागू किया गया था। ये डेट आपको ध्यान में रखना है कि कब इसको लागू किया, और देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में इसको लागू किया गया। ये कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए था जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक कम करने की इच्छुक हैं। तो यहाँ भी अकुशल की बात की गई है, जो रोजगार उपलब्ध कराना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। इसका कार्यान्वयन 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया, यानी बिल्कुल इसका पूरा का पूरा बजट है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। और राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है इसके अंतर्गत, जो कि है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 में ये चालू किया गया था। इसके अलावा और भी कार्यक्रम की बात करें तो इसमें है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसके एक अन्य योजना है जिसे 1993 में आरंभ किया गया था, तो इसको ध्यान में रखना। 1993 में इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सर्जित करना। स्वरोजगार, खुद के लिए जो अपना व्यवसाय खोल ले उनके लिए ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में चालू किया गया। उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता दी जाती है। इसके अलावा हम एक कार्यक्रम और है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995
1995 में आरंभ किया गया था। तो इनके जितने भी है डेट आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा एक कार्यक्रम और है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में किया गया था। तो ये 4-5 जो कार्यक्रम है बिल्कुल इनकी डेट आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की बात करें तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूह में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायता की संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाने का इसके अंतर्गत कार्यक्रम रखा गया है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में आरंभ किया गया था। बिल्कुल ये डेट आपको ध्यान में रखना। और इसमें मूल रूप से कुछ सुविधाएं जो ग्रामीण क्षेत्र तक है उपलब्ध कराने की, जिनमें है ये आप ध्यान में रखना, प्राथमिक स्वास्थ्य है, प्राथमिक शिक्षा है, ग्रामीण आश्रय है, आवास है, ग्रामीण पेयजल है और ग्रामीण विद्युतीकरण है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। इनमें से पूछा जा सकता है कौन सा ग्रामोदय योजना से संबंधित है, तो क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात की है। तो इनमें से कोई एक अन्य सुविधा दे सकता, जैसे सड़क है, तो सड़क इसमें नहीं है। तो थोड़ा सा इसको आप ये बिंदु है बिल्कुल ध्यान में रखना। और कहीं ना कहीं इन्हीं जो कार्यक्रम आपकी जो कक्षा 9 की ये पुस्तक में दिए हुए हैं, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बिल्कुल इनको बारीकी से आपको देखना है। मनरेगा को आपको देखना है, कुछ बिंदु मनरेगा के हैं, जैसे आपको 100 दिन का रोजगार है, ग्रामीण क्षेत्रों से है, अकुशल है, 1/3 महिलाओं के लिए है, और इसमें जैसे 15 दिन में रोजगार नहीं मिलता तो बेरोजगारी भत्ता है। तो कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनको आपको ध्यान में रखना। आगे इसमें हम चलें, इसमें हम देखें वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। वैश्विक स्तर पर हम देखें तो विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय हम देखें जो निर्धनता रेखा रखी गई है, जिसमें $1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करते हैं तो वो क्या माने गए, निर्धन माने गए। तो ये $1.9 को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और इसके अनुसार 1990 में 36% से जो गरीबी थी वो घटकर 2015 में 10% हो गई है। विश्व स्तर की इसमें बात की जा रही है, 36% से घटकर ये 10% हो गई है। तो इस प्रकार हमने आज के इस चैप्टर में जो गरीबी से जुड़े हुए कुछ तथ्यों पर बात की, कुछ आंकड़ों पर बात की, और जिन आंकड़ों के बारे में मैंने विशेष रूप से कहा, जैसे सुरेश तेंदुलकर के आंकड़े हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। ये वैश्विक स्तर पर जो विश्व बैंक की एक ये गरीबी रेखा दे रखी है, $1.9 है, उनको ध्यान में रखना है। कुछ राज्यों के डाटाज इसके अंदर दिए हुए हैं, कुछ जैसे गरीबी के वर्गीकरण को इसमें दिया हुआ गया है, तो उनको आप बिल्कुल बारीकी से देखना। कहीं ना कहीं इनको छूता हुआ ही आपको के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। और अब तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और शेयर करें। आगे हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।